एकता के आधार पर वैशाली स्थापित थी, उससे तो मगध भी कांपता था कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मगध ने मौका तब देखा जब आपस में वैशाली के लोग संघर्ष करने लगे, और तब एक अमात्य वसाकार ने जाकर ऐसा फुट डाला कि सभी लोग के आपस में युद्ध छिड़ गए, और तब मगध ने आक्रमण कर दिया। प्राकृतिक कल्चरल चेंज, एक एंटरप्रेन्योरियल चेंज माइंडसेट में वो चाहिए, उसके लिए एक बड़ा प्रयास चाहिए लोगों को जोड़ने का, बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज, जो केवल पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। तो इसलिए एक बड़े प्रयास में लगा हूँ, ये भी कहते हुए और जानते हुए पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आने चाहिए, लेकिन अभी केवल पॉलिटिकल चेंज से नहीं होगा, इसलिए मैं एक बड़े प्रयास में लगा। किडनैपिंग्स होती थी, पटना में होती थी तो रैंसम फोन पे आता था कॉल, चंपारण में इसकी आवश्यकता नहीं थी, कोई व्यक्ति चिट्ठी लेकर आता था, उसमें लिस्ट बनी रहती थी, इतना पैसा देना है, इतना अनाज देना है, इतना चांद मार्का की लुंगी देना है, और नीचे एक नोट भी रहता था, जय माँ दुर्गे बिहार सरकार, उसके नीचे गैंग का नाम, और उसके भी नीचे एक नोट रहता था। ये प्रोफेशनली एज अ पुलिस ऑफिसर, यदि मैं NIA में, मेरे जैसे लोग नहीं जाएंगे, जब देश पे इतना बड़ा खतरा है तो कौन जाएगा। और तब जैसे ही NIA एक्ट के बाद NIA बना, उसी समय मैंने अप्लाई किया था, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, क्योंकि देश पर आतंकवाद में मैं अपनी भूमिका निभाना चाहता हूँ, इसी भाव के साथ मैंने किया। नालंदा और विक्रमशिला के खंडहर आज भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। लेकिन एक दौर वो भी आया जब बिहारी शब्द को एक स्टिग्मा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। हम जब भी ये शब्द सुनते थे, अंदर अंतरात्मा कुरेदती थी। लेकिन हम जैसे लाखों ऐसे लोग थे जिन्होंने इस स्टिग्मा को सुनकर भी आखिर किया क्या, हाथ पे हाथ रखकर धरे बैठे रहे। लेकिन चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से, एक सीनियर IPS अधिकारी। अब मैं आपको बता दूं, वर्दी में रहते हुए इन्होंने नक्सलियों को उनके गढ़ से उखाड़कर फेंक दिया, इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी, जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। और ना सिर्फ वही, आज पूरे बिहार में युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई है लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के तहत। ये जिधर जाते हैं लोगों को प्रेरित करते हैं। चलिए तो आपसे तारुफ होते हैं। विकास वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला पॉडकास्ट है और हम अतीत में थोड़ा जाना चाहते हैं। नर्सरी का बच्चा फर्स्ट करता है, टॉप करता है, फिर वैसी परफॉर्मेंस नहीं होती है। परफॉर्मेंस प्रेशर आपके ऊपर बचपन से ही ऐसा लगता है कि वो हावी था, और 8वीं में जाकर के फिर से जो कहते हैं लॉस्ट ग्राउंड को आप रिगेन करते हैं। थोड़ा सा अतीत के पन्नों को आप पलट कर बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे ये संभव हुआ। देखिए, बात ये गुवाहाटी की है। पिताजी उस समय गुवाहाटी रिफाइनरी में पोस्टेड हुआ करते थे, तो नर्सरी में जब एडमिशन हुआ था तब मुझे भी नहीं पता मैं टॉप कैसे कर गया। पता चला था बाद में टॉप कर गया, क्योंकि पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था, पढ़ते थे, नर्सरी राइम्स गाते थे, और एकाएक जब एग्ज़ाम समाप्त हुआ तो पता चला कि मैं टॉपर हूँ। तो ये एक बात मन में आ गई कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ। लेकिन KG में फिर टॉपर नहीं हुए। उसके बाद पिताजी की पोस्टिंग बाद में क्लास 1 के बाद फिर बरौनी रिफाइनरी हुई। तो नर्सरी में तो फर्स्ट आए थे, लेकिन KG में शायद 4th आए होंगे, फर्स्ट में क्लास में आए होंगे तो और पीछे आए होंगे। सेकंड में जब सेंट पॉल्स पहुंचे थे बरौनी, तो मुझे आज भी याद है मेरा परफॉर्मेंस जो आया था 67th रैंक आई थी। अच्छा। उसके तुरंत बाद फिर मन में तो था कि बचपन से मैं टॉपर था, तो जब और मेहनत किए तो 12th आए। लेकिन तब था कि जब पहले टॉप कर सकते थे तो अब क्या कमी हो गई, अब पीछे क्यों हो, और अब क्यों पीछे हो रहे हैं। और तब मैं देखा करता था कि टॉपर कौन है, टॉपर ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं करता है, तो मैं इमिटेट करने लगा। फिर एक लेवल आया कि नहीं, ऐसा अगर इमिटेट करेंगे तो शायद चीज़ें उसके वो क्या करता है उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बात मुझे लगता है 7th क्लास में जब आया था, तब मुझे लगा कि अब किसी और को इमिटेट नहीं करना है, कौन क्या करता है ये नहीं देखना है, मुझे देखना है कि मैं अपना बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। और यहीं से चेंज आया। तो 7th में मेरी रैंक आई थी, 7th आई, 8th आई, और जब 8th आए तो मेरा जो सपना था कि फर्स्ट आना है, तो क्लास में पहली बार जब 8th का रिजल्ट खत्म हुआ मैं फर्स्ट आया था। और तब से एक कॉन्फिडेंस आया कि जब मैं चाहता हूँ कुछ करना तो मैं कर सकता हूँ, यदि पूरे परिश्रम के साथ मेहनत दृढ़ संकल्पित आप होते हैं तो आप कर सकते हैं। किसी और को इमिटेट ना करके मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई गिव माई बेस्ट। तो कई बार हम देखते हैं ना, ये टॉपर है तो ये 6 घंटे पढ़ता है या 8 घंटे पढ़ता है, लेकिन आप देखें कि मैं कितना कर सकता हूँ। कोई चीज़ समझनी हो तो मुझे कितना समय लगेगा, उसके हिसाब से यदि हो सकता है किसी को समझने में 6 घंटे लगते हो, आपको उसी कॉन्सेप्ट को समझने में 14 घंटे लग सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 14 घंटे लगा दिए तो अगली बार उसी तरह के दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने में शायद 2 ही घंटे लगेंगे। आपको अपने आप से एक प्रकार का परिचय करना होता है, समझना होता है कि मेरी पोटेंशियल कहाँ तक है, कहाँ पर कमी है। यदि स्वयं को आप समझ गए तो जो भी कठिनाई है अपने आप। ये संभव आखिर कैसे हुआ? क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि आप कोचिंग भी
नहीं करते थे। आज तो कोचिंग का एक दौर हो गया है, प्रेशर इतना बच्चों के ऊपर है, आप कोचिंग भी नहीं जाते थे, सेल्फ स्टडी से ऐसा कैसे संभव हुआ? देखिए, क्षमता हमारे अंदर, सबके अंदर असीम है, और कोचिंग में क्या होता है कि चीज़ें फोकस्ड होकर आपको बताई जाती हैं। लेकिन कोचिंग तो लाखों लोग करते हैं, सीट्स कितनी हैं? कुछ हज़ार, जिसमें लोग सेलेक्ट होते हैं। तो ये सभी कोचिंग वाले सेलेक्ट होते हैं क्या? यदि आप सर्वे करेंगे, देखेंगे कितने लोग सेलेक्ट हुए, तो आप पाएंगे कोचिंग की भूमिका थी, लेकिन उससे अधिक भूमिका उनके सेल्फ स्टडी की थी। अब इसमें जो मैं एक बात कर रहा हूँ, स्वयं को जानना, स्वयं से परिचित होना, अपनी क्षमता का आकलन करना, अपनी कमियों का आकलन करना। मुझे एक उदाहरण आपको मैं दूंगा। पुलिस एकेडमी में हम लोग का पुलिस ट्रेनिंग में तो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, और मैं तो आईआईटी से पढ़ा, उससे पहले भी 9th के बाद से लगभग एक्टिविटीज़ बंद थी। जब पहली बार पहुँचे थे तो हमारा 56 का बैच था, मेरी पोजीशन आई थी क्रॉस कंट्री रेस 10 किलोमीटर का हुआ था। उसमें मुझे याद है 52 3 महिलाएं पीछे थी प्रोफेशनल्स, और एक और थे जो मेरे पीछे थे। और समझिए कि थके हारे किसी तरह 10 किलोमीटर कंप्लीट करते हुए एकेडमी पहुंचे। और सर्विस में आए तो नक्सलियों को उनके घर से खदेड़, तो बात की बात है। लेकिन वही तो 3 महीने बाद, मतलब उसी, तो मुझे लगा मैं दौड़ क्यों नहीं सकता हूँ, तो शाम में मैं थोड़ी प्रैक्टिस करने लगा रनिंग की, और लगभग 3 महीने बाद अपने स्क्वाड का मैं टॉपर था। और जब पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट कर रहे थे, निकल रहे थे बाहर, तो पूरे बैच में 5th पोजीशन थी मेरी। और ये ऐसी क्षमता थी कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, जो मुझे नहीं पता थी। तो इसमें मैंने देखा कि क्षमता तो मेरे अंदर थी, लेकिन मैं उससे अवगत नहीं था। एक उदाहरण मैं दूं उसी टाइम का, एक हमारे यहाँ हुआ करता था 9 फीट वॉल, 9 फीट की दीवार सबको फांदनी होती है ट्रेनिंग में। तो शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है, 9 फीट की दीवार आप कैसे फांदेंगे? आप सोचिए कि 6 फीट की दीवार तक तो आप फिर भी सोच सकते हैं। बचपन में हम लोग छोटी दीवारें फांदा करते थे, लेकिन 9 या 10 फीट उसकी हाइट थी। और जब भी आप दौड़ के जाएंगे, सामने दीवार आ जाए 9 फीट ऊंची, तो हर आदमी डरेगा कि भाई कैसे इसको फांदेंगे। तो मैं भी जब जाता था तो दीवार देखता था, और अचानक जाकर जब जंप करने की बारी आए तो डर लग जाएगी, चोट ना लग जाएगी, चोट तो नहीं थे आप। तो फिर उसमें, लेकिन एक दिन मैंने देखा यार ऐसे तो दीवार देखते रहेंगे तो हम कभी कूद ही नहीं पाएंगे। तो एक दिन मैंने कहा नहीं, दीवार को नहीं देखते, अब दीवार को उस पार देखते हैं। तो ध्यान गया उस पार, तो जैसे दीवार मानो कि दिखाई नहीं, गए दौड़ते हो, ऊपर देख रहे थे, पता नहीं कब दीवार पर पैर गया और आप कूद के उस पार थे, उस पार चले गए। तो जो मेंटल बैरियर था वो दीवार थी। दीवार को जो आपने यही मेंटल बैरियर कहीं ना कहीं आपने सामना किया जब फिजिक्स में एक बार शायद लड़खड़ा गए थे, और उसके बाद खुद ही ऐसी हिम्मत जुटाई, आईआईटी, यूपीएससी जो लोगों का सपना हो सकता है, सब क्रैक किया आपने। देखिए, कई बार जैसे होता है ना, फिजिक्स का जो 10th तक मेरे अच्छे नंबर आए थे, बोर्ड एग्जाम अच्छा नंबर दिया था मैंने, और 11th में जब पहुंचे तो मैंने आईआईटी की तैयारी शुरू की। उस समय एक करस्पॉन्डेंस कोर्स आया करता था, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का, जिसमें अपने कोर्सेज आते थे और साथ में स्कूल की पढ़ाई अलग चल रही थी। तो एक्स्ट्रा कोचिंग कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा पढ़ाई, जो मटेरियल्स था वो घर पे लग के मैं पढ़ता था। उसका शेड्यूल अलग था, स्कूल का शेड्यूल अलग था। एकाएक एग्जाम आए, तो एग्जाम जब आए तो फिजिक्स की मेरी तैयारी थी नहीं, तो एग्जाम देने तो चले गए, लेकिन जीवन में पहली बार फेल हुए। और फेल जब हुए तो बड़ा दुख लगा कि भाई पहली बार फेल हुए हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। तब लगा कि अब कुछ तो करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों एग्जाम, चाहे कोर्स की बात हो चाहे स्कूल की बात हो, अच्छे से स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी होगा। तब मैंने सोचा फिजिक्स में फेल क्यों मैं हुआ, बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे थे, वो भी कोचिंग कर रहे थे, कोई कुछ और मटेरियल पढ़ रहा था। तो मैंने पाया कि मेरी तैयारी ठीक से नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। उससे मुझे याद है रोटेशनल डायनेमिक्स का कोर्स था जो चल रहा था, और जब मैं 14 घंटे वाली बात मैंने कही तो लगभग ये स्ट्रेटजी मैंने वहीं पर अपनाई। फिजिक्स मुझे थोड़ी कठिन लग रही थी जब 11th में पहुंचे थे, लेकिन तब मैंने एक दिन बैठ कर ये सोचना शुरू किया कि किसी ने इस फिजिक्स की किताब लिख दी, और जिसने किताब लिखी वो भी तो इंसान था, उसको भी ईश्वर नहीं बनाया, उसके अंदर इतनी क्षमता दी वो कर सकता है, वो किताब लिख सकता है, और क्या मैं पास नहीं कर सकता? और तब मैंने सोचा कि रोटेशनल डायनेमिक्स क्या चीज़ है, चलो इसको पढ़ते हैं, इसमें इमर्स करते हैं, सोचते हैं। और जब सोचने लगे तो सारी चीज़ें जो पहले कठिन लगती थी, टॉर्क क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग बात करते हैं, तो बड़ी आसान लगने लगी। और तब मैं अपने आसपास भी देखने लगा, तो मुझे लगा कि जो चीज़ें फिजिक्स को मैं किताबों में पढ़ रहा था वो तो आसपास घट रही हैं, और बड़ी आसानी से फिजिक्स करना शुरू किया आपने, तो फिर सबसे अच्छा सब्जेक्ट बन गया और फिजिक्स में मजा आने लगा। और तब चीज़ों को, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं उस समय जब सोचता था तो मैं सोचता था शिवपूजन झा जी बोल रहे हैं, उनके मुंह से वेव्स निकल रही हैं, वेव्स मेरे कान तक पहुंच रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या है। तो इस हिसाब से तो प्रोसेस को मैं एंजॉय भी करने लगा, ऑब्जर्व करने लगा, लाइट कहाँ से आ रही है, डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, और कहीं ना कहीं जब मन को उसकी सीमाओं के पार हम ले जाते हैं। तो मैं ये बता दूं, आज जो लेट्स इंस्पायर बिहार, जिस पूरे अभियान में बिहार के लोगों को जोड़ रहा हूँ, ये जीवन में जो भी अभी तक मैंने किया, तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में है कि ईश्वर ने मुझे साधारण नहीं बनाया, या किसी को साधारण नहीं बनाया। गुण तो सबको पूरे दिए हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने
क्षमता पूरी दी है, लेकिन हम लोग स्वयं एक मेंटल ब्लॉक बना के या तो इमिटेट करने लगते हैं या कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं। आपसे और बात तब करने हमारी की शुरुआत यात्रा में बंद मैंने हो एक बात जाती है। कही कि हम लोग हाथ पर हाथ धरे रख कर बैठे रहे और आपने एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी। इस मुहिम का हिस्सा मैं भी हूँ, लेकिन एक इस पर मैं आऊँगा। एक सवाल जहन को और कुरेद रहा है जो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। पिताजी नहीं चाहते थे कि IPS बने, 2002 में क्रैक करते हैं, फिर 2003 में क्रैक करते हैं। हर तरफ से मतलब उस वक्त का जो सामाजिक परिवेश था हमारा, कोई नहीं चाहता था कि बिहार में वापस आए। इसके बावजूद आपने बिहार कैडर में यहाँ पर आकर के काम करना। पिताजी से एक तरीके से काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुई होगी इस बात को लेकर के, समझाना बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए। देखिए, पिताजी मेरे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में रहे, काफ़ी बड़ी कंपनी है, नवरत्ना कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी में एक वर्क कल्चर सेमी गवर्नमेंट का आ जाता है, जिसमें कि लोग भी चुन के आते हैं तो पूर्णतः मेरिट से चुन के नहीं आते। या कंपटीशन की भी जब बात होती है, बहुत सारी सरकारी नीतियों के अनुसार चलती है, तो जो एक फुली प्राइवेट कंपनी है और एक जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, दोनों में कहीं ना कहीं वर्क कल्चर में अंतर होता है। तो पिताजी कुछ उलझने उनके सर्विस टाइम में रही होंगी, कई प्रकार के लोगों से संघर्ष भी हुआ होगा। तो उनका कहना होता था कि तुम बेटा ऐसी जगह जाओ जहाँ केवल टैलेंट का सम्मान हो, लोग ये ना पूछें कि आप कहाँ से आते हो, क्या करते हो, या और अगर आप ईमानदार हो तो आप अपने आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपका प्रयास ईमानदार होगा, मेहनत करोगे। बिहार में अधिकारी उस वक्त, तो मुझे याद है मैं दिल्ली में होता था पत्रकारिता, वहीं कह रहा था ये पीक दान और तंबाकू रगड़ना दौर वैसा ही कुछ था, जंगला जैसी बातें हो रही थी। इन्हीं कारणों से इसके बावजूद तो पिताजी का था कि आप सरकारी नौकरी में बेटा कभी गलती से भी मत फंसना, विदेश जाओ, पैसे कमाओ, अच्छे से बढ़िया से हैव अ लेविश लाइफ और रहो। क्योंकि मैंने देखा है सरकारी सिस्टम को बड़े नज़दीक से, अपने अनुभव बताया करते थे कि तुम चाहोगे भी तो कुछ कर पाओगे नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और अल्टीमेटली मैं अपने बेटे को फ्रस्ट्रेटेड देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो निर्णय आपने उस वक्त लिया था वो करके दिखाया। उन सब चीज़ों पर एक प्रक्रिया चल रही है, मैं तो ये कहूँगा प्रक्रिया चल रही है। देखिए, उस समय पिताजी के साथ ही भोपाल पोस्टिंग हुई थी, वहाँ बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था, और तब उस समय तो जवाब देने का इतना काफ़ी था कि अच्छे से पढ़ो, टॉप कर जाओ, तो बाकी बच्चों के मन में एक बिहारी की क्षमता क्या है, अपने आप वो रिस्पेक्ट का भाव जगता है, परफॉर्म करके बताया, चुप किया। लेकिन तब देखा कि यार ऐसे अगर चलता ही रहा तो मेरी नौकरी बाद में IIT जब पहुंचे थे, मैंने कई बार बताया कैसे पेपर लीक हुए, पहुंचे तो पता चला कि घर जा नहीं सकते, पकड़ के शादी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मन में ये बात चल रही थी कि यदि बिहार ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो विदेश चला भी जाऊंगा, अच्छा कमा भी लूंगा। पिताजी बिल्कुल कहते थे कि बेगूसराय तो आना ही नहीं, अगर लगन का समय चल रहा हो तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बाद में सोचूंगा ना कि मैंने क्या किया। मन तो कहेगा यदि मैं चाहता तो मैं उस समय कुछ कर सकता था, तो मैंने क्यों नहीं किया। और कहीं ना कहीं जीवन का यदि कुछ लक्ष्य है तो यही है कि हम उस पूरी प्रक्रिया में संतुष्ट हो जाए। हमको जानना चाहिए कि हम यहाँ हैं तो क्यों हैं, हमारी क्षमता क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है लोग आपको निराश करें, आपको कहें कि आपसे ये नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। और यदि मैंने प्रयास किया, हो सकता है सफलता नहीं मिले, लेकिन मन में संतुष्टि होगी कि मैंने उस समय प्रयास किया। लेकिन यदि प्रयास ही नहीं करेंगे तो सिस्टम को कोसने का कोई अधिकार तो हमें रह नहीं जाता। तो बिहार की जब स्थिति को मैं तब देखा करता था तो मुझे लगता था कि ईमानदार प्रयास मुझे करना चाहिए। और जब हर चीज़ को मैंने देखा, समझा, अपनी क्षमताओं को जाना, तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज एक माध्यम हो सकता है जिसमें किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं है, कंपटीशन ओपन है, आप देंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन होगा, और एक ऐसा मंच आपको मिलेगा जिसमें आप समाज से सीधे रूप से जुड़ते हैं और छोटे छोटे आपके निर्णय हैं उनसे एक बड़ा परिवर्तन आप समाज में ला सकते हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि शायद साल 2003 की बात है, मुंगेर SSP उड़ा दिए गए थे और आपको भागलपुर में 2005 जनवरी के आसपास की बात है ये। हाँ, उस समय बिहार में आना हुआ था, 2003 मेरा बैच है, ट्रेनिंग के बाद भागलपुर पहुंचा था 2005 में। तो मुझे याद है कि मैं उस कवरेज में आया था उस दौरान। मुंगेर स्थिति बिल्कुल अलग, बड़ी अलग स्थिति थी। और लेकिन क्या इस तरीके की जो वारदातें होती थी और बाद में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, एक तो आपका पढ़ रहा था कि स्थिति इतनी मतलब भयावह हो चुकी थी कि सामने हथियार मौजूद है और मुश्किल से 5 फीट की दूरी पर आप मौजूद थे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि हम कहाँ फंस गए? माहौल उस वक्त का ऐसा था। देखिए, मैं तो निर्णय लेकर आया था। ऐसा उस व्यक्ति को लग सकता है जिसका उद्देश्य कुछ हो कि संघर्ष नहीं करना है। मैं तो संघर्ष करने ही आया था। जिस समय आ रहा था उस समय मेरा फॉरेन सर्विस में सिलेक्शन हुआ था, मैंने दोबारा 2003 में, और तब भी पिताजी शुरू से था उनका कि भाई सरकारी नौकरी में नहीं जाना है। और जब फॉरेन सर्विस मिल गया तो उनका कहना था कि अब जब फॉरेन सर्विस तुमको मिल चुका है, एक वाइट कॉलर जॉब है, तो क्यों बिहार में जाकर उलझना चाहते हो? माफिया से उलझोगे, नेताओं से उलझोगे, अलग अलग प्रकार के लोगों से डील करना होगा, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम सीधे आदमी हो, हम लोग सीधे परिवार के हैं,
ईमानदारी से काम करते हैं, तुम निश्चित रूप से परेशान हो जाओगे। बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एज अ क्राइम रिपोर्टर। ये आपका फूलन देवी, जैसिका लाल से लेकर के सारी चीज़ें मैंने की। बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज अधिकारियों से मुलाकात होती है, उनके कार्यशैली से मैं वाकिफ़ रहा। आपकी कार्यशैली में एक चीज़ मैं कहूँगा दैट डिस्टिंग्विशेस यू फ्रॉम द अदर्स। रोहतास में खुद गया था कवरेज के लिए, और ख़ास करके चंपारण, जहां दस्यु का साम्राज्य उस वक्त होता था। मैंने देखा आपकी पुलिसिंग का एक बिल्कुल नया आयाम निकल करके सामने आया। आपने ब्रूट फोर्स से कभी भी इस इलाके में जो था उसको क्रश करने की कोशिश नहीं की। एक के बाद एक अपराधी आते थे, समर्पण करते थे, आत्मसमर्पण करते थे। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो चंपारण में मुझे स्मरण है, कहीं ना कहीं उनके अतीत की बात को लेकर के उनका, वो कहते हैं, स्वाभिमान जगाया था। यही चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ कि आपने रोहतास में भी किया। जो दुर्गम किला, आज तक अभेद किला रहा है, वहाँ अगर किसी ने भारत का झंडा फिर से लहराया तो विकास वैभव ने। ये कैसे कर पाया आपने? देखिए, जैसे मैंने बात की व्यक्तिगत, कि यदि आप स्वयं को समझते हो तो अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कुछ बड़ा कर पाते हो। इसको मैंने अनुभव किया है। तो समाज में जब परिवर्तन आना होता है, तो यदि हम समाज को समझते हैं कि कारण क्या है जिसके कारण समाज उलझा हुआ है और उससे कैसे निकल सकता है, तो इसमें अतीत की एक बड़ी भूमिका है। जैसे चंपारण की हम लोग बात कर रहे थे, तो जब मेरी पोस्टिंग बगहा हुई थी तो अपराध के लिए पूरा क्षेत्र, बड़ा ख्याति उसकी उस प्रकार की थी। लोग जानते थे कि किडनैपिंग्स तो होती ही थी, अंग्रेजों तक ने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, अगर आप पढ़ेंगे, और पत्रकार मिनी चंबल कहते थे। बड़ी संख्या में किडनैपिंग्स होती थी। पटना में होती थी तो रैंसम फ़ोन पे आता था कॉल। चंपारण में इसकी आवश्यकता नहीं थी। कोई व्यक्ति चिट्ठी लेकर आता था, उसमें लिस्ट बनी रहती थी, इतना पैसा देना है, इतना अनाज देना है, इतना चांद मार्का की लुंगी देना है, और नीचे एक नोट भी रहता था, जय माँ दुर्गे, बिहार सरकार, उसके नीचे गैंग का नाम, और उसके भी नीचे एक नोट रहता था। ओके। उसमें लिखा रहता था कि इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। तो आप सोचे कितना व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। उसमें परिवर्तन इसलिए आया, लोगों से हम लोगों ने बात करनी शुरू की, कैसे ऐसा अपराध चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो हर व्यक्ति बड़े मजाक में, लहजे में कहता कि भाई साहब, आप जानते नहीं, ये महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। आप याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। तो जो भी स्मरण करेगा वो यही कहेगा कि पहले रत्नाकर से वाल्मीकि बने। इस प्रकार की बात कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में प्रचलित थी, और इसको उन लोगों ने डिफेंस बना लिया था कि ये तो ऐसा ही चलेगा। और तब इसी बात को मुझे लगा कि जब तक इस पर प्रहार नहीं करते तब तक तो ये लोगों के मनोदशा से निकलेगा नहीं। और तो एक एक डकैत के परिवार से हम लोगों ने बात करना शुरू किया। पहला प्रयास तो ये था कि फोर्स का कैसे इस्तेमाल करें। तो फोर्स के इस्तेमाल से साथ साथ इकोनॉमिक्स, जो पूरे क्षेत्र का था, गन्ना लगा हुआ था, करीब 320 एकड़ ऐसा था, तो या तो सरकारी था या किसी व्यक्ति का था जिस पर डकैतों का कब्जा था। उस पर गन्ना हम लोगों ने कटवाना शुरू किया फोर्सेस डिप्लॉय करके, और लगभग 25 लाख से अधिक राशि 2006-07 में जमा हुई सरकार के खजाने में। तो आप समझ सकते हैं इकोनॉमिकली कितना वो हर्ट हुए। इकोनॉमिक बैकबोन आपने तो 50-60 के गैंग्स में चला करते थे, सबको सैलरी मिलती होगी, किडनैपिंग्स बंद हुई, चूंकि रेड्स होने लगे, और इस प्रकार से जब इकोनॉमिक्स उनका टूटा तो काफ़ी विचलित हुए। लेकिन साथ साथ हम लोग सबसे मिलकर यही कहने लगे, आप कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, लेकिन रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता है। एक व्यक्ति ने जब सकारात्मक परिवर्तन का निर्णय लिया, देखो पूज्य हो गए। तो समाज की मुख्य धारा में आप जुटते हो, तो यही समाज जो आपको एक प्रकार से बहिष्कृत कर चुका है, आपके प्रति भी, आपके परिवार के प्रति भी एक सम्मान के भाव से आपको देखेगा। यही इस क्षेत्र की प्राचीन परंपरा भी बताती है। और तब उसको 2-3 लगा होगा, लेकिन मुझे लगता है इसकी 2-3 उदाहरणों को हम लोगों और जोड़ा। चंपारण की और भी कहानी हम लोगों ने जोड़ी कि भाई देखो, आप भगवान बुद्ध को भी आप देखोगे तो राजसी वस्त्रों का त्याग उन्होंने चंपारण के इरमपुरवा में किया, और शुक्र पिलर्स वहाँ से मिले। महात्मा गांधी की हम लोगों ने कहानी जोड़ी कि कभी गांधी जी ने भी यहीं पर आकर एक बड़ा परिवर्तन सत्याग्रह के रूप में किया, और उससे पहले तक वो मोहनदास करमचंद गांधी एक बैरिस्टर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद महात्मा के नाम से जाने गए। तो आपकी भूमि में क्षमता है व्यक्ति को महात्मा बनाने की। वाल्मीकि महर्षि का स्मरण कीजिए, किसी का भी स्मरण कीजिए, तो इसको आप समझिए। और इसलिए आज जो मुख्य धारा से भटके हैं, यदि निर्णय लेते हैं कि समाज की मुख्य धारा में जुटे हैं, तो यही समाज उनको स्वीकार करेगा। और तब जो सरकार की नीति थी, इससे भी हम लोगों ने अवगत कराया, और 26 बड़े गिरोहों ने तब आत्मसमर्पण किया, जो कि उस समय के लिए यूं ही नहीं बन जाता है। उसके लिए लोग बड़े त्रस्त थे किडनैपिंग से, अपराध से, लेकिन अतीत से हम लोग जुड़े, लोगों को समझाने का प्रयास किया। उनके लिए हम लोगों ने नीति का उपयोग किया, उनके परिजनों को हम लोगों ने सुरक्षा सुनिश्चित की,
तब जाकर एक बड़ा परिवर्तन आया। किडनैपिंग 100-150 प्रतिवर्ष होती थी। 2008 में जब मैं बगहा छोड़ रहा था तो संख्या 0 पर थी, और आज भी संख्या 0 है। किडनैपिंग आज के बच्चों से आप बात करेंगे तो किसी को याद भी नहीं होगा कि कभी वहाँ किडनैपिंग की इंडस्ट्री थी। रोहतास में कुल मिलाकर के ऐसा ही आपने रोहतास में भी स्थिति ऐसी युवाओं को खास करके मुझे लगता है कि जोड़ करके रोहतास में जो एक परिवर्तन हम लोग लाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आदिवासियों की थी। सबसे बड़ी संख्या में खरवार, उरांव, चेरो इस प्रकार के अलग अलग वन क्षेत्र में आदिवासी रहा करते थे, और हर व्यक्ति के मन में एक गौरव का भाव था। विशेष रूप से जो उरांव थे वो रोहतास के किले को अपना उद्गम स्थल मानते थे। खरवार मानते थे कि हम तो यहाँ के पहले राजा रहे हैं, और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व से अपनी उत्पत्ति मानते थे। और इसको जब हम लोगों ने देखा तो गांव-गांव में जाते थे, हर जगह लोग मुख्यधारा से कटे हुए थे। मुझ पर सोली में गोलियां चली, जो आपने बात कही 5 फीट से, 3 सितंबर 2008 की घटना है। तो इनिशियली हम लोगों ने देखा कि इसको समझे कैसे। 3 बार तो मैं घूम चुका था, गोली भी मुझ पर चल चुकी थी। तो एक ऑपरेशन विध्वंस चला है जिसमें हम लोग गाँव में जाते थे, करीब 300 की संख्या में फोर्स एक साथ चलती 3 रास्तों से। तो 1000 की संख्या की फोर्स लगभग उस पहाड़ पर अलग अलग टोली बनाकर घूमती थी, और सैटेलाइट फोन से हम लोग बात करते थे। उस समय न मोबाइल चलता था न वायरलेस पहाड़ के ऊपर चलता था। तो स्थिति इतनी विकराल थी, लेकिन उसमें लोगों से हम लोगों ने ये देखा कि लोग भाग जाया करते थे। उनके बच्चे आते थे देखने, अगर कैंप पर लाइट लगता था, वो लाइट वहाँ लोगों ने कुछ गाँव में लाइट स्थल के रूप में स्थापित करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत असीम संभावना है। एन.ए. अकबरी में भी आप पढ़ोगे तो 200 झरने हैं, और युवकों को बुलाकर हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देने शुरू की। वो तो मैंने देखा था, जो कि उस समय साइकिल है, टॉर्च है, वो घुमा रहे हैं। हम रिपोर्टिंग के लिए गए हैं विकास जी आपकी वजह से, और वो साइकिल लेकर के पहुंचे हैं, टॉर्च लेकर के आगे पहुंचे हैं, एक एक चीज़ की सटीक उनको जानकारी है। एक अब यहाँ तक तो ठीक था विकास जी, चंपारण की कहानी, रोहतास की कहानी, मनोदशा बदली उनकी, अतीत से जुड़े, और उनके मन में भाव जगह कि हमारे क्षेत्र में शांति आनी चाहिए। तो परिवर्तन अपने आप हो गया, डकैतों को भी सरेंडर करना पड़ गया। और यहाँ तो लोगों ने मिलकर उग्रवादियों पर ऐसा दबाव बनाया कि उग्रवादी बाध्य हो गए, पुलिस के समक्ष 19 शस्त्रों के साथ समर्पण किए, जिसको उन्होंने कभी पुलिस से लूटा था। यहाँ तक तो सब चीज़ बहुत बढ़िया चला विकास वैभव जी की ज़िंदगी में, लेकिन इसके बाद समवेयर डाउन द लाइन यू ब्रश्ड योर शोल्डर्स विद द पॉलिटिकल मास्टर्स। आपको लगा कभी कि शायद उसका खामियाजा भुगतते हैं विकास वैभव जी, लेकिन आप करते रहे। मुझे ज्ञात है कि चुनाव की ड्यूटी लगी थी और रघुवंश प्रसाद जी तक को वापस जाना पड़ा था, नाव से ही वापस, क्योंकि वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात विकास वैभव थे। और ऐसा पहला वाक्य नहीं, बाकी वाक्य चूँकि आप सर्विस में हैं, तो आई डोंट वांट टू पुट यू इनटू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पर कि आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन इससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या कि जो एक कमिटेड ऑफिसर है उसके वर्क स्टाइल में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? देखिए, मेरा जो अनुभव रहा शुरू से, आई बीन वेरी फर्म बट पोलाइट। तो कभी कठिनाई उस रूप में नहीं हुई। जो भी कार्य मैंने किया जहाँ पर रहा, तो निश्चित है बहुत सारे लोग चाहते हों कि ऐसा हो, लेकिन मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। जो सही है वही करूँगा, जो सही नहीं है वो नहीं करूँगा, ये बड़ा स्पष्ट था। और इसमें सरकार का सपोर्ट भी रहा। जैसे 2007 में भी पॉलिटिकल एक बड़ा स्ट्रगल हुआ था, 2 दिनों तक विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ था। वहाँ लोकल एमएलए थे बगहा में, उनकी अरेस्टिंग हुई थी जो उस समय आवश्यक थी, और उसके बाद काफ़ी टर्मोइल हुआ था, लेकिन उस समय सरकार ने सपोर्ट किया मुझे। अगर आप उस समय के न्यूज़ को देखेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि एक ईमानदार पदाधिकारी जब काम कर रहा है तो स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ द डे सपोर्ट करती है तो चीज़ें बहुत बड़ी। तो बगहा में जो बड़ा परिवर्तन हुआ उसमें एक बड़ा सपोर्ट उस रूप में था कि मैं वहीं रहा और चीज़ों को कर सका। सपोर्ट रहा आपको, तो आप कर पाए। क्योंकि गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर था कि भाई आप ऑफिसर को हटा दीजिए, सस्पेंड। लोग भी एक आंदोलन करने रोड पर उतर गए थे कि एसपी का ट्रांसफर नहीं होने देंगे। हजारों लोग रोड पर थे, और उस समय ऐसा लग रहा था कि ट्रांसफर तो होना ही है, क्योंकि ऐसा प्रेशर उस समय एक परसीव्ड प्रेशर था। पहले भी उस प्रकार का होता था, लेकिन नहीं हुआ। एनआईए में भी आपकी भूमिका काफ़ी सराही जाती है, आपने एक तरीके से बैकबोन तोड़ दिया था। मुझे याद है मैं एक डॉक्यूमेंट्री करने के लिए आया था दरभंगा में, न्यू टेरर नर्सरी करके। वो दौर था जहाँ पर कि मतलब युवाओं को खास करके गुमराह करके इंडोक्ट्रिनेशन का वो लेवल होता था कि बड़ी तादाद में युवा उसको ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल सटीक पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस डेवलप करके ये इंडियन मुजाहिदीन का आपने बैकबोन पूरी तरह से तोड़ दिया। देखिए, प्रकाश डालेंगे इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें पूरी एनआईए की टीम काम कर रही थी, आईबी इंटेलिजेंस के भी लोग काम कर रहे थे। और इंडियन मुजाहिदीन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो बहुत लंबे समय से भारत के अलग अलग शहरों में ब्लास्ट कर रहा था। और मेरा भी एनआईए में जाने का जो एक बड़ा कारण था वो था 26/11 जब अटैक हुआ था। उस समय मैं रोहतास में हुआ करता था। बाल्यकाल से मन में था बिहार में बड़ा परिवर्तन लाऊं, पुलिस में आ चुका था, और तब एनआईए बनी थी। और तब मुझे लगा कि प्रोफेशनली एज अ पुलिस ऑफिसर यदि मैं एनआईए में, मेरे जैसे लोग नहीं जाएंगे
जब देश पे इतना बड़ा खतरा है तो कौन जाएगा। और तब जैसे ही NIA एक्ट के बाद NIA बना, उसी समय मैंने अप्लाई किया था मैं इसमें जाना चाहता हूँ, क्योंकि देश पर आतंकवाद में मैं अपनी भूमिका निभाना चाहता हूँ, इसी भाव के साथ मैंने किया। और 2011 में मुझे प्रवेश भी मिला, और जाते ही लकीली जो मैं करना चाहता था वहाँ करने का अवसर भी मिला। तो इंडियन मुजाहिदीन में एक बड़ा केस रजिस्टर हुआ, जिसमें कि पूरी कॉन्स्पिरेसी शुरू से, जब से IM शुरू हुआ था 2003-04 से, और जितने लोग जुड़े उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करने लगे। और इसको जब करने लगे तो अलग अलग पूरे भारत के क्षेत्रों में उन लोगों से परिचय हुआ, होता चला गया, मॉड्यूल में लोग मिलते गए, तार जुड़ते गए, विदेशों में भी जुड़ते गए, और इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई हुई। अभी हाल में कमेंडेशन भी मुझे मिला NIA से, तो बड़ा अच्छा लगा कि देखो काम जो ईमानदारी से आप करते हो उसका रिकग्निशन भी मिलता है। इतने सालों बाद उसमें जब लोगों की सजा हुई तो NIA ने भी रिकग्नाइज किया उस वर्क को। आप यूँ समझिए कि भारत के लगभग बहुत सारे राज्यों में उसके तार जुड़े थे, अलग अलग जगह से एविडेंस कलेक्ट करना था, विदेशों में भी तार जुड़े थे, वहाँ से एविडेंस लाना था, और तब जाकर उसको हम लोग प्रोसिक्यूट कर पाने में सफलता प्राप्त कर सके। वक्त की कमी है, लेकिन लेट्स इंस्पायर बिहार पर बिना बात किए हुए मैं आज आपको जाने नहीं दे सकता। एक मुहिम शुरू हुई, मुझे लगता है एक छोटे से कमरे में इसकी मुहिम शुरू हुई, और मैं देखता हूँ कि आज विकास वैभव अगर एक कॉल देते हैं, यानी युवाओं को अगर संगठित करना चाहते हैं, तो 50,000 1 लाख की संख्या में युवा जुटते हैं। आपको लग रहा है कि बिहार इज रेयरिंग फॉर एक्शन। एक स्लम्बरिंग बीस्ट था जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है, और उसमें विकास वैभव की लेट्स इंस्पायर बिहार की एक अहम भूमिका है। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि हर बिहार वासी चाहता है कि बिहार में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन हो जिससे बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, सभी को यहाँ पर जॉब्स मिल सकें, उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके। और कहीं ना कहीं वो स्मरण भी करता है कि प्राचीन काल में ऐसा होता था, दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, व्यापार करने आते थे, ये भाव जगता कि तब कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर सकते। लेकिन तब हम देखते हैं कि आज का बिहारी समाज खंड खंड में बटा हुआ है, कोई जाति के नाम पर संघर्ष कर रहा है, कोई संप्रदाय को लेकर चल रहा है, कोई विचारधाराओं को मतभेद में उलझा हुआ है, इनवर्ड लुकिंग सोसाइटी हो गई है। तब का बिहार अलग था, जातियाँ थी, ऐसा जातिवाद नहीं था। ऐसा जातिवाद रहता तो मगध की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते। टूट पाएगा क्या, या युवा अगर चाह लेगा तो अतीत को आप देखेंगे, अतीत से जुड़ने से रोहतास बदल गया, बगहा बदल गया। बिहार को मैं अतीत से जोड़ रहा हूँ, अपने स्वत्व को पहचानो, तुम क्या थे। वी वर अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वी वर अ लैंड ऑफ, जिसको हम कहते हैं शौर्य की भूमि, है ना, मिलिट्री वेलर, और वी वर अ लैंड ऑफ नॉलेज, डेमोक्रेसी की जननी। प्रजातंत्र के जो प्राचीन गणराज्यों की बात करें तो वैशाली की हम बात करते हैं, लेकिन वैशाली में भी 7,707 गणराजा चुने जाते थे पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र से। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आप देखेंगे तो कास्ट वाज नॉट द फैक्टर। अलग अलग जातियों को लोग मिलकर अनेकता में एकता का संदेश उस वैशाली में देते थे, इसलिए वो सशक्त रूप में स्थापित थी। वैशाली में भी कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने बताया कि वैशाली के पतन का कारण क्या था। जिस एकता के आधार पर वैशाली स्थापित थी उससे तो मगध भी कांपता था कि भाई कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मगध ने मौका तब देखा जब आपस में वैशाली के लोग संघर्ष करने लगे, और तब एक अमात्य वसाकार ने जाकर ऐसा फुट डाला कि सभी लोग के आपस में युद्ध छिड़ गया, और तब मगध ने आक्रमण कर दिया। तो बड़े सत्ताएं भी अतीत को आप देखेंगे, अतीत से जुड़ने से रोहतास बदल गया, बगहा बदल गया। बिहार को मैं अतीत से जोड़ रहा हूँ, अपने स्वत्व को पहचानो, तुम क्या थे। वी वर अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वी वर अ लैंड ऑफ, जिसको हम कहते हैं शौर्य की भूमि, है ना, मिलिट्री वेलर, और वी वर अ लैंड ऑफ नॉलेज, डेमोक्रेसी की जननी। प्रजातंत्र के जो प्राचीन गणराज्यों की बात करें तो वैशाली की हम बात करते हैं, लेकिन वैशाली में भी 7,707 गणराजा चुने जाते थे पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र से। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आप देखेंगे तो कास्ट वाज नॉट द फैक्टर। अलग अलग जातियों को लोग मिलकर अनेकता में एकता का संदेश उस वैशाली में देते थे, इसलिए वो सशक्त रूप में स्थापित थी। वैशाली में भी कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने बताया कि वैशाली के पतन का कारण क्या था। जिस एकता के आधार पर वैशाली स्थापित थी उससे तो मगध भी कांपता था कि भाई कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मगध ने मौका तब देखा जब आपस में वैशाली के लोग संघर्ष करने लगे, और तब एक अमात्य वसाकार ने जाकर ऐसा फुट डाला कि सभी लोग के आपस में युद्ध छिड़ गया, और तब मगध ने आक्रमण कर दिया। तो बड़े सत्ताएं भी नष्ट हो सकती हैं यदि लोग चलाने वाले आपस में उलझने लगे। और बिहार की स्थिति आज जो हुई है, हम छोटे छोटे खंडों में संघर्ष कर रहे हैं तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले संघर्ष से ऊपर उठें और तब आगे देखना शुरू करें। जैसे मैंने बात कही ना, दीवार, अगर आप दीवार देखोगे तो आप फांद नहीं पाओगे, लेकिन दीवार के आगे देखोगे तो आप चले पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें सोचना होगा तो जब युवाओं को आप इस तरीके से संगठित कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में युवा आपके पीछे रैली करते हैं, आपकी तरफ बड़ी उम्मीद लगा करके देख रहे हैं कि दैट यू कैन चेंज द फेट ऑफ बिहार, तो बहुत सारे पॉलिटिकल मास्टर्स की तरफ से इस तरह की बातें भी कही जाती हैं कि क्या विकास वैभव के पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं। मैं क्यों ये सवाल कर रहा हूँ कि जब आप IIT में थे तो उस वक्त भी थोड़ी सी जो है एक पॉलिटिकल चाहत आपकी
वो नज़र आई थी सामने। पहली बार तो मतलब बिना किसी कंपटीशन के आप जीते थे, कुछ उस पर भी प्रकाश डाले। और क्या कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस भी है या आप बिल्कुल यू हैव शट योर डोर टू इट? नहीं, ऐसा देखिए, जहाँ भी मैं रहता हूँ मैं चाहता हूँ सकारात्मक परिवर्तन हो। जब IIT में पढ़ता था उस समय डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ भी काम कर रहा था, तो हॉस्टल में प्रेसिडेंट चुना जाता था। फर्स्ट ईयर में मैं अपने बैच का रिप्रेजेंटेटिव था, अनअपोज्ड। मैं वही पॉपुलैरिटी उस प्रकार की थी विद्यार्थियों को, उन्होंने अनअपोज्ड चुना, कोई खड़ा। सेकेंड ईयर में जब आया फिर भी जीते, तो एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में अच्छी मार्जिन से, मतलब बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री आप कह सकते हैं उस प्रकार की थी। मुझे याद है उस समय 450 वोट पड़े थे, जिसमें कि 350 मुझे मिले थे, वो अपोनेंट जो थे उनको करीब 99 वोट्स मिले थे। तो लगभग यही स्थिति थी, जो कि उस समय के जो इलेक्शंस हुआ करते थे 3-4 कैंडिडेट्स होते थे, कोई 6 वोट से जीतता, कुछ 10 वोट, लेकिन मेरी जो जीत हुई थी लंबी थी, जो बताते थे कि लोगों में स्वीकार्यता थी। अब ये इसको उस रूप में आप देखें कि मैं एक बड़ा परिवर्तन करना चाह रहा था। तो IIT में जब करना चाह रहा था, मैं चाहता था हॉस्टल अच्छे से चले, हॉस्टल एक प्रकार का अनुशासन हो। उसमें मैंने ये भी देखा कि कई बार लोगों से उलझना भी पड़ गया, अपने जो दोस्त थे बाद में दुश्मन बन गए, क्योंकि मैंने किसी नियम को लेकर इस प्रकार की मतलब कठोरता से उसको स्थापित किया, जो अपने दोस्त मतलब आपसे नाराज होने लगे। वो भी मुझे लगा कि भाई कैसे और चीज़ों को करें जिससे लोगों को हम आगे ले जाए। बहुत सारी चीज़ें मैंने उससे सीखी। अब जैसे बिहार आया हूँ, तो बिहार आने से पहले भी मेरे मन में इच्छा थी कि परिवर्तन हो। तो निश्चित सी बात है, पॉलिटिक्स से परिवर्तन हो सकता है, और पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को आना चाहिए, और तभी एक बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन जब बिहार को मैं देखता हूँ, तो मैं जिस परिवर्तन की कल्पना करता हूँ, अब ऐसे कहिए तो बिहट का रहने वाला हूँ, गाँव का नाम भी बिहट है, कुछ बड़ा सोचता हूँ, वो दीवार से बहुत पार सोचता हूँ। केवल मतलब वो सोच नहीं है कि थोड़ा सा चेंज पॉलिटिक्स आ जाए और चीज़ें थोड़ी सी बदल जाए। मैं तो 9 करोड़ लोगों को, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, बिहार में रोजगार मिलते हुए देखना चाहता हूँ। और ये केवल पॉलिटिकल चेंज से संभव तब तक नहीं होगा जब तक हम छोटे छोटे खंडों से ऊपर नहीं सोचेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा रेवोल्यूशन बिहार में नहीं, फ्रैगमेंटेड थॉट प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो इसमें होलिस्टिक सबको जोड़कर चलना होगा, और केवल पॉलिटिकल चेंज से नहीं होगा। इसमें बड़ा सोशल, एक सांस्कृतिक कल्चरल चेंज, एक एंटरप्रेन्योरियल चेंज माइंडसेट में वो चाहिए। उसके लिए एक बड़ा प्रयास चाहिए लोगों को जोड़ने का, बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज, जो केवल पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। तो इसलिए एक बड़े प्रयास में लगा हूँ, ये भी कहते हुए और जानते हुए कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आने चाहिए, लेकिन अभी केवल पॉलिटिकल चेंज से नहीं होगा, इसलिए मैं एक बड़े प्रयास में लगा हूँ। एक डायमेंशन और है विकास वैभव का। IITian हैं, फिजिक्स से कभी डर लगता था और फिजिक्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना शुरू किया। वो एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति, साइलेंट पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आप समझ रहे हैं मैं किस ओर आपका ध्यान आकर्षित, इस ओर कब झुका हुआ? मुझे जहाँ तक स्मरण है, पहले भी आपसे बात हो रही थी कि आपने धर्मशास्त्रों का भी बहुत अध्ययन किया, हमारी जो गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है उसका भी आपने अध्ययन किया, और साइलेंट पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री करके आप लगातार लिख भी रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे हम लेना चाहते हैं, इस ओर झुकाव कैसे? नहीं, एक प्रवृत्ति मैं कह सकता हूँ, बाल्यकाल से थी। हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था। 10th के बाद मुझे मन था हिस्ट्री भी पढूं और फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स भी पढूं, लेकिन उस समय के एजुकेशन सिस्टम में ये संभव नहीं था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में शायद ये संभव है, लेकिन उस समय नहीं था। लेकिन हिस्ट्री को मैंने अपने जो इंटरेस्ट मेरे अंदर था उसको मैंने मरने नहीं दिया। तो एक पैशन के रूप में उसको, चाहे IIT में रहे तब भी पढ़ा, आज भी पढ़ता हूँ, क्योंकि उस पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो मेरी पर्सनैलिटी है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और बड़ा उससे एक लगाव है। और इसीलिए लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो आपको बिहार में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने ऋग्वेद पढ़ा हुआ हो, जिन्होंने सारे उपनिषद पढ़े हुए हो, जिन्होंने महाभारत पढ़ा हुआ हो, लेकिन मैंने पढ़ा है। कब पढ़ा? ऋग्वेद की बात करूँ तो ऋग्वेद तो मैंने IIT में ही पढ़ा था। IIT में समर्स के वेकेशंस हुआ करते थे 3 महीने के। 3 महीने में आप क्या करेंगे? उस दौरान पिताजी ने कहा बेगूसराय तो आना नहीं है, तो उस पर उपनिषद भी तब मैंने पढ़ा, और इंटरेस्ट जब जगता गया तो और डेप्थ में जाता चला गया। और एक समय ऐसा आया जब NIE में पहुंचा था तो मैंने देखा मैंने पढ़ा भी बहुत है, मैं 200 हिस्टोरिकल साइट्स घूम चुका हूँ, मेरा इंटरेस्ट था। और तब मुझे ये सारी चीज़ें, तो जो नॉलेज मैं गेन कर रहा हूँ मेरे साथ नष्ट हो जाएंगी। आदमी का जीवन तो क्षणिक है, कब तक है नहीं है। तब मुझे लगा कि इसको मैं डॉक्यूमेंट यदि करता हूँ तो बहुत सारे लोगों के काम आएगी, स्कॉलर्स भी पढ़ेंगे, विद्यार्थी पढ़ेंगे। और तब साइलेंट पेजेस का ब्लॉग मैंने शुरू किया था, जो 25 साइट्स को मैंने अभी तक बहुत ही ऑथेंटिकली उसको डॉक्यूमेंट किया। उसमें सारा जो भी एविडेंस मुझे मिला, फोटोग्राफ्स मैंने लिए। उसके बाद भी यात्रा रुकती नहीं है। तो यात्रा केवल ब्लॉगिंग तक तो बात ठीक है, ब्लॉगिंग करते करते चलो जीवन लगा भी दिया। आज 25 पे लिखा है, कल 50 पे लिख देंगे, 100 पे लिख देंगे, ग्रंथों की श्रृंखला बना देंगे, हो गया। तो इसका समाज में क्या असर होगा? उसका असर आने 1000 साल रहेंगे। क्यों ना आज की पीढ़ी से जुड़ा जाए और पीढ़ी को हम बताएं। और तब ये लेट्स इंस्पायर बिहार का कॉन्सेप्ट आता है। 2019 में TEDx टॉक मैंने एक विक्रमशिला वहाँ भागलपुर में दिया था। 3 E's, शिक्षा, समता, उद्यमिता, एजुकेशन, इगैलिटेरियनिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको मैंने बताया समाज को। और तब
जब उसके बाद पटना आए, मेरी पोस्टिंग हो गई स्पेशल सेक्रेटरी होम में। इससे पहले तक मेरी पोस्टिंग हुआ करती थी पुलिस डिपार्टमेंट में। तो पुलिस डिपार्टमेंट में तो आप 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हो और सैटरडे संडे भी आप उस रूप में। ये जहाँ तक स्मरण है, पहले भी आपसे बात हो रही थी कि आपने धर्मशास्त्रों का भी बहुत अध्ययन किया, हमारी जो गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है उसका भी आपने अध्ययन किया और साइलेंट पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री करके आप लगातार लिख भी रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे हम लेना चाहते हैं, इस ओर झुकाव कैसे? नहीं, एक प्रवृत्ति मैं कह सकता हूँ, बाल्यकाल से थी। हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था। 10th के बाद मुझे मन था हिस्ट्री भी पढूं और फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स भी पढूं, लेकिन उस समय के एजुकेशन सिस्टम में ये संभव नहीं था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में शायद ये संभव है, लेकिन उस समय नहीं था। लेकिन हिस्ट्री को मैंने अपने जो इंटरेस्ट मेरे अंदर था उसको मैंने मरने नहीं दिया। तो एक पैशन के रूप में उसको, चाहे IIT में रहे तब भी पढ़ा, आज भी पढ़ता हूँ, क्योंकि उस पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जो मेरी पर्सनैलिटी है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और बड़ा उससे एक लगाव है। और इसीलिए लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो आपको बिहार में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने ऋग्वेद पढ़ा हुआ हो, जिन्होंने सारे उपनिषद पढ़े हुए हो, जिन्होंने महाभारत पढ़ा हुआ हो, लेकिन मैंने पढ़ा है। कब पढ़ा? ऋग्वेद की बात करूँ तो ऋग्वेद तो मैंने IIT में ही पढ़ा था। IIT में समर्स के वेकेशंस हुआ करते थे 3 महीने के। 3 महीने में आप क्या करेंगे? उस दौरान पिताजी ने कहा बेगूसराय तो आना नहीं है। तो उस पर उपनिषद भी तब मैंने पढ़ा और इंटरेस्ट जब जगता गया तो और डेप्थ में जाता चला गया। और एक समय ऐसा आया जब NIE में पहुंचा था तो मैंने देखा मैंने पढ़ा भी बहुत है। मैं 200 हिस्टोरिकल साइट्स घूम चुका हूँ, मेरा इंटरेस्ट था। और तब मुझे ये सारी चीज़ें, तो जो नॉलेज मैं गेन कर रहा हूँ मेरे साथ नष्ट हो जाएंगी। आदमी का जीवन तो क्षणिक है, कब तक है नहीं है। तब मुझे लगा कि इसको मैं डॉक्यूमेंट यदि करता हूँ तो बहुत सारे लोगों के काम आएगी, स्कॉलर्स भी पढ़ेंगे, विद्यार्थी पढ़ेंगे। और तब साइलेंट पेजेस का ब्लॉग मैंने शुरू किया था। 25 साइट्स को मैंने अभी तक बहुत ही ऑथेंटिकली उसको डॉक्यूमेंट किया, कर दिया है। उसमें सारा जो भी एविडेंस मुझे मिला, फोटोग्राफ्स मैंने लिए। उसके बाद भी यात्रा रुकती नहीं है। तो यात्रा केवल ब्लॉगिंग तक तो बात ठीक है, ब्लॉगिंग करते करते चलो जीवन लगा भी दिया। आज 25 पे लिखा है, कल 50 पे लिख देंगे, 100 पे लिख देंगे, ग्रंथों की श्रृंखला बना देंगे, हो गया। तो इसका समाज में क्या असर होगा? उसका असर हम 1000 साल रहेंगे। क्यों ना आज की पीढ़ी से जुड़ा जाए और पीढ़ी को हम बताएं। और तब ये लेट्स इंस्पायर बिहार का कॉन्सेप्ट आता है। 2019 में टेडेक्स टॉक मैंने एक विक्रमशिला वहाँ भागलपुर में दिया था। 3 E's, शिक्षा, समता, उद्यमिता, एजुकेशन, इगैलिटेरियनिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको मैंने बताया समाज को। और तब जब उसके बाद पटना आए, मेरी पोस्टिंग हो गई स्पेशल सेक्रेटरी होम में। इससे पहले तक मेरी पोस्टिंग हुआ करती थी पुलिस डिपार्टमेंट में। तो पुलिस डिपार्टमेंट में तो आप 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हो और सैटरडे संडे भी आप उस रूप में, अगर DIG थे तो कहीं ना कहीं आप उस रूप में बिजी रहते हो। होम में जब आया तो पहली बार मैं एक सरकारी सिस्टम में था जहाँ सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। अच्छा, तो आपको ऑफिशियली छुट्टी होती है। तो छुट्टी में या तो आप परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, आप सिनेमा देख सकते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, कोई खेलता है। और मेरा तो मन एक ही था कि बिहार में बड़ा परिवर्तन करना है। इसीलिए मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा था, इसीलिए जहाँ भी रहा यूथ से भी कनेक्ट हो रहा था, स्कूल्स में भी जाता था, कॉलेजेस में भी जाता था। अब मुझे समय आ गया है, ईश्वर की ओर से एक अवसर है कि भाई सैटरडे संडे आप बिहार को दें। आप उसमें अवसर ढूंढ रहे हैं। बहुत लोगों को तो लगेगा कि भाई ये सेंटिंग पोस्टिंग कर, तो मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं होता विकास। नहीं, जैसे मैं महाभारत की पढ़ाई आपने पूछा कब की, तो मैं था AIG ट्रेनिंग। तो AIG ट्रेनिंग में अपेक्षाकृत काम, उससे पहले सीनियर से पटना था, बड़ा बिजी रहता था। ट्रेनिंग में आए तो कुछ फाइल्स आती थी, दिन भर बाकी टाइम फ्री थे, शाम में भी फ्री थे। महाभारत 1 वर्ष लगा मुझे, पूरा महाभारत मैंने अध्ययन कर लिया। अब यहाँ होम में आए 5 दिन बड़ा बिजी रहता था। तो आप समझिए कि डेली सुबह गए 9 बजे से लेकर शाम 7:30-8 बजे तक ऑफिस में है, परेशान है, लोगों से मिल रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। सैटरडे संडे आप फ्री हैं, अब फ्री टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे। तो फ्री टाइम क्यों ना परिवार को भी समझाए, बिहार को देने लगे। और बिहार को जब देने का असर ऐसा हुआ, आज 1,60,000 लोग लेट्स इंस्पायर बिहार के अभियान से जुड़े हुए हैं और जुड़कर कुछ ना कुछ योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं। 23 फ्री एजुकेशन सेंटर्स चल रहे हैं। ये कारवां लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे कार्यक्रम में मुझे भी जाने का मौका मिला। विकास बाबू जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको एंड लेट्स इंस्पायर बिहार। थैंक यू सो मच। आप हमारे पहले जो कहते हैं पॉडकास्ट डिस्कशन में मेरी भी शुभकामना है। आप सुपोजन जी, आपका बड़ा लंबा करियर रहा है, आपने बिहार को बड़े नज़दीक से देखा, पूरे देश को देखा है जी। बिहार को आप भी बड़े अच्छे समझते हैं। तो मेरा यही एक शुभकामना भी हो, अपेक्षा भी हो, अच्छे विचार बिहार तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो बात है, बिहार में, बिहार इज़ द लैंड ऑफ तत्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। तो मानव की जो क्षमता है, इसको सबसे बृहद रूप में यदि किसी ने देखा हो तो बिहारी ने देखा है। और यही कारण था कि बिहार ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। तो आज यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। जैसे यात्रा एक जीवन में चलती है, उसी प्रकार बिहार की यात्रा भी एक बड़े कीर्तिमान की ओर बढ़ती रहनी चाहिए, यही मेरी बिल्कुल अपेक्षा है। सो लेट्स गर्ड अप आवर लॉइंस फॉर द सेम। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। तो इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही।